चलो आज के करंट अफेयर्स 21 अक्टूबर के सबसे पहला करंट अफेयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। इंडिया में दो टाइप की इन्वेस्टमेंट आती है, एफडीआई और दूसरी होती है एफआईआई। फॉरेन एफआईआई कह लो या एफपीआई कह लो, दोनों एक ही चीज है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है एफडीआई। इन दोनों में सबसे बेसिक फर्क क्या है? इन दोनों में सबसे बेसिक फर्क है, जो एफडीआई है ये हमेशा लगती है फिक्स्ड एसेट में। कोई फिक्स्ड एसेट होगा, कोई फिक्स्ड कंपनी बनेगी। फिक्स्ड एसेट का मतलब है कि लेट्स सपोज कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, कोई अपना ऑफिस सेटअप कर रही है, कोई मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने लगी है वो, और लोगों को जॉब्स देने लगी है, कुछ ऐसा करने लगी है। एफआईआई का जो पैसा होता है ये आपका जैसे स्टॉक मार्केट होगी, ऐसी जगहों पे ये पैसा लगता है। तो ये जो पैसा होता है स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजों का, ये एक्चुअली किसी फिक्स एसेट में लगा होता है, ये इक्विटी में लगा होता है। तुम कभी भी शेयर्स खरीद सकते हो, कभी भी शेयर्स बेच सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये चीज जो मानी जाती है, एफडीआई हमेशा ज्यादा रिलायबल होती है। ये इंडिया आई है, अगर किसी ने इंडिया में एफडीआई की है तो ये कम से कम भी 5, 10, 15 साल तो रह के ही जाएगी, अगर कंपनी नहीं भी परफॉर्म अच्छा कर पाती। जैसे हार्ले डेविडसन ही लगा लो, हार्ले डेविडसन अब इंडिया की मार्केट छोड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि हार्ले डेविडसन की इंडिया में सेल ही नहीं है। पर हार्ले डेविडसन को इंडिया में आए हुए ही ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए, तो इतने साल स्ट्रगल करने के बाद अब वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं कामयाब हो पाए। एफआईआई जो होती है स्टॉक मार्केट में, देखो कभी पैसा निकाल लो, कभी पैसा डाल लो। तो जब आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तब तो आपकी एफआईआई ज्यादा आती है, पर जब आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तब ये लोग पैसा निकालना भी शुरू कर देते हैं। और ये जो पैसा निकालने का ट्रेंड होता है, क्या कहते हैं इसे, जब कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट, बिल्कुल। कैपिटल फ्लाइट का मतलब है कि अब लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। कैपिटल फ्लाइट का मतलब है लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर लिए, इंडिया से बाहर जाना शुरू हो गया, पैसे ने फ्लाइट ले ली है, यानी कि इंडिया से बाहर जाना पैसा शुरू हो गया। तो ये बुरा इसलिए, मतलब फायदा तो होता है, खैर हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ती है, हमारी कंपनीज को पैसे मिल जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, पर इकोनॉमी के लिए ये हार्मफुल कैसे होती है कि जब वैसे भी सब कुछ मार्केट में खराब चल रहा है तब ये भी छोड़ के जाने लग जाती है। तो पहले ही तुम्हारी इकोनॉमी गिर रही है, तुम और ज्यादा तेजी से उसे गिरने लग जाते हैं, मतलब इसके कारण और ज्यादा हमारी स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये कैपिटल फ्लाइट का और एफआईआई का कंसेप्ट है। एफडीआई जो फिक्स एसेट में लगेगा, यहाँ पे लगा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी होगा, बिजनेस एसेट्स, इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस, या पूरे इस्टेब्लिश करता है फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस, या एक्वायर कर लेता है फॉरेन बिजनेस एसेट्स। जैसे फेसबुक ने जियो के एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, तो उसने सिर्फ स्टॉक मार्केट में जियो के स्टॉक्स पे पैसा नहीं लगाया, उसने पूरे एक्चुअली जियो में इन्वेस्ट किए, जियो में इन्वेस्ट किए। अब जियो डूबेगा तो फेसबुक का पैसा भी डूबेगा। अगर जियो राइज करेगा तो जो फेसबुक ने $10 बिलियन लगा दिए वो भी बढ़ जाएगी। तो ये रिस्की गेम होती है, पर इसका रिटर्न बहुत हाई होता है, इसलिए इसे लोग लगाते भी हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो बाहर से पैसा आता है इसकी क्या क्या टाइप है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये टाइप। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब जो बिजनेस है, जो इन्वेस्टर है, वो सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो अपनी वो होम कंट्री में बिजनेस कर रहा था, वो सेम टाइप का बिजनेस वो फॉरेन कंट्री में भी लगाए जो वो अपनी होम कंट्री में कर रहा था, मतलब बिल्कुल सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सेल फोन प्रोवाइडर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहा था और उसने अपनी चाइना में भी स्टोर खोलने का फैसला किया,
तो बिल्कुल सेम सर्विस वो चाइना में लेके चला गया ना, तो बिल्कुल सेम सर्विस हुई, उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा। दूसरी साइड पे वर्टिकल इन्वेस्टमेंट होती है जब जो बिजनेस है वो बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का इन्वेस्टर है जो उसकी होम कंट्री में उसका बिजनेस था उससे रिलेटेड, मतलब कोई जुड़ा हुआ है पर ऑलमोस्ट सेम बिजनेस नहीं है, ठीक है, रिलेटेड है, एस्टैब्लिश और एक्वायर फॉरेन कंट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी दैट सप्लाइज पार्ट्स और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू टेक इट्स प्रोडक्ट। ये मैं समझाता हूँ वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। जैसे रिलायंस का एग्जांपल लगा लो। अब रिलायंस क्या है, रिलायंस एक इंडिया की कंपनी है तो ऑब्वियसली इंडिया में एफडीआई नहीं होगी इसकी, पर रिलायंस का वन ऑफ द मेजर बिजनेस जो है वो है रिफाइनरी का। ये ऑयल रिफाइनरी का काम करते हैं, ऑयल को रिफाइन करने का काम करते हैं, ऑयल रिफाइनरी का काम करते हैं, ठीक है, कि कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं और उसके बाद उसमें से पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं और बहुत 25-27 प्रोडक्ट्स होते हैं, सबको अलग अलग करके बेचा जाता है, ठीक है। यही बिजनेस लेट्स सपोज रिलायंस सोचता है कि मैं सऊदी अरेबिया, अब वो सऊदी अरेबिया में अगर रिलायंस, रिलायंस देखो इंडिया की कंपनी है ना, इंडिया इसकी होम कंट्री होगी, होम कंट्री में ये रिफाइनरी का काम कर रहा है। फॉरेन कंट्री में जब ये पैसा लगाएगा, लेट्स वो सऊदी अरेबिया एग्जांपल, तो वहां पे वो सऊदी अरेबिया की एफडीआई मानी जाएगी कि सऊदी अरेबिया में एफडीआई आ रही है। सऊदी अरेबिया में अगर रिलायंस सोचता है कि मैं यहाँ पे ऑयल वेल्स भी खरीदूं जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वो भी मैं निकालना शुरू कर दूं, तो वो कर क्या रहा है, उसका एक्चुअली बिजनेस रिफाइनरी का था पर वो रिलेटेड बिजनेस दूसरी कंपनी दूसरी कंट्री में खोल रहा है। एग्जैक्ट सेम नहीं है बिजनेस, एक साइड है कच्चा तेल निकालना, दूसरी साइड है कच्चे तेल को प्रोसेस करना, बिजनेस अलग अलग है पर कॉमोडिटी कॉमन हुई ना, कॉमोडिटी तो तेल ही है, इसलिए इसे कहते हैं ये वर्टिकल इन्वेस्टमेंट हुई। दो अलग अलग कंट्रीज में इंटर रिलेटेड बिजनेस, सेम बिजनेस में इंटर रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल में सेम बिजनेस, जैसे कोई एक सेलफोन कंपनी एक साइड पे नेटवर्क दे रही है दूसरी में भी देने लगी, वो हॉरिजॉन्टल था। वर्टिकल में थोड़ा सा रिलेटेड काम पर थोड़ा सा हटके। तीसरा है कॉन्ग्लोमरेट टाइप। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट काम, ठीक है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है आपके होम कंट्री से। लेट्स सपोज लेट्स सपोज टाटास की बात करते हैं। टाटास इंडिया में बहुत कुछ करते हैं वैसे तो, ठीक है, पर अभी इस केस के लिए इमेजिन करके चलते हैं सिर्फ स्टील का काम करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है, बाकी सारे काम भूल जाओ, टाटा सिर्फ एक ही काम करता है इंडिया में, इमेजिन करने के लिए। मुझे पता है टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, इमेजिन करने के लिए वो सिर्फ स्टील का काम कर रहे हैं। पर कल टाटा जाता है कीनिया में और कीनिया में जाके वो टेलीकॉम नेटवर्क खोलना चाहते हैं। अब स्टील और टेलीकॉम का कुछ लेना देना नहीं है पर ओनर तो कॉमन हुआ ना, तो यहां पे अब जो कीनिया में पैसा टाटा ने लगाया वो टाटा की एफडीआई होगी कीनिया में, ठीक है। तो टाटा से जब एफडीआई कीनिया में की, उन्होंने बिल्कुल अलग बिजनेस में की जिसका कुछ लेना देना नहीं है उनके ओरिजिनल बिजनेस से, तो वो उस टाटा का कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है। कॉन्ग्लोमरेट होता है ग्रुप का पार्ट बन गया, पर ये एक अलग चीज है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब मिक्स नहीं होता पर ओनर एक है, ठीक है। तो ये चीज, अब दो टाइप से एफडीआई इंडिया में आती है, मतलब सरकार ने दो रूट्स बनाए हैं एफडीआई के इंडिया आने में। एक है आपका ऑटोमेटिक रूट और एक है आपका गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, यहाँ पे लिखा विदाउट प्रायर अप्रूवल, गवर्नमेंट की या आरबीआई की, आपको प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। जो लिमिट इसके ऊपर लगी हुई है, मतलब लिमिट्स होती हैं इसके अंदर, लिमिट कह लो या कैप कह लो, अगर उस कैप के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है। आपको बस एक सिंपल सा फॉर्म भरना है कि हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, दैट्स इट, काम हो गया।
आपको सरकार से कोई अलग अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीज अगर आप दूसरी साइड देखो, मतलब ये कैप के अंदर मीट करना, तो अब ये लिमिट्स होती क्या है, कई जगह तो 100% लिमिट है। 100% का मतलब है कि एक तरह से कोई लिमिट नहीं है, जितना फॉरेन कंपनी चाहे उस फील्ड में पैसा लगा सकती है। पर अगर कोई लिमिट सेट की है, लेट्स सपोज 49% किसी चीज के ऊपर लिमिट सेट की है, इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज रफ फिगर के लिए कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ में से 49 करोड़ जो हैं, 49% हुआ ना 100% का, इसलिए मैंने 100 करोड़ का एग्जांपल ले लिया, जितने मर्जी करोड़ हो सकते हैं। 49 अब जो करोड़ हैं, ये आप बिना सरकार की मंजूरी के भी लगा सकते हैं। बाकी 51 करोड़ कौन लगाएगा? मेजॉरिटी शेयर तो ये है ना। या तो तुम कोई इंडियन पार्टनर ढूंढ सकते हो, फॉरेन के मतलब लोग सारी की सारी कंपनी को ओन नहीं करेंगे, इंडिया में वो कोई ना कोई अंबानी, अदानी, ठीक है, टाटा, बिरला, किसी को भी मतलब अपना पार्टनर बनाना चाहे, पार्टनरशिप में वो फर्म खोल सकते हैं इंडिया। नहीं तो अगर वो यही चाहते हैं कि नहीं 49% से ज्यादा पैसा भी हमारा ही लगे, हम भी इस बिजनेस को चलाएं, तो वो सरकार से अप्रूवल ले सकते हैं उस लिमिट से ऊपर। वो गवर्नमेंट रूट है। एक लिमिट के बाद, पहले तो जो ऑटोमेटिक रूट के बाद जो लिमिट बचती है वो, प्लस बहुत सारे ऐसे फील्ड सरकार ने रिजर्व करके रखे हुए हैं जहां पे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है उसे हमेशा पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके लिए एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बनाया हुआ है। उसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन आती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड को, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ठीक है। इससे जब एप्लीकेशन आती है, ये जो भी कंसर्न्ड आपकी मिनिस्ट्री होगी, लेट्स सपोज किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक न्यूज चैनल वो इंडिया में खोलना चाहते हैं, न्यूज चैनल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब एग्जांपल में जैसे हम लगा रहे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखो किसी को इंडिया में चैनल खोलने के लिए एक्चुअली 100% परमिशन नहीं है, सिर्फ वो 74% पैसा लगा सकते हैं ऑटोमेटिक रूट में, बाकी नहीं लगा सकते। मतलब अगर लेट्स सपोज तुम्हारे बीबीसी इंडिया में ऑफिस खोलना चाहता है, बीबीसी सारा पैसा ऑटोमेटिकली नहीं खोल सकता, उन्हें सिर्फ अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 74% लगाना अलाउड है। इस लिमिट से अगर उन्हें ऊपर जाना है, या अगर कोई और जैसे आपके कई रिजर्व भी हैं, मतलब अगर उन सेक्टर्स में पैसा कोई और लगाना चाहता है जो रिजर्व सेक्टर है, ब्रॉडकास्टिंग रिजर्व सेक्टर नहीं है, तो वहां पे हमेशा गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो इस चैनल के केस में इस मिनिस्ट्री के पास वो लेटर चली जाएगी, DPIIT, जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एग्जांपल के तौर पे अलग अलग मिनिस्ट्री हैं आपकी यूनियन की, उन्हें फॉरवर्ड कर देगा। वो अल्टीमेटली अब डिसाइड करेंगे कि इसे अप्रूव करना है या नहीं करना, ठीक है, क्लियर है। तो नीचे एक टेबल भी दिया है कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या क्या अप्रूव हो जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर 100% अलाउड है। एग्रीकल्चर में मतलब ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, किसमें 100% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, या ऑटोमेटिक रूट में कौन से सेक्टर कितने % तक आते हैं। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है
वो है आजकल जैसे न्यूज़ में एग्रीकल्चर छाया हुआ है, तो एफडीआई एग्रीकल्चर में 100% हो सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। प्लांटेशन जैसे कि टी कॉफ़ी ये सब प्लांटेशन होती है, कोकोनट प्लांटेशन होगी, उसमें 100% होगी। माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, मेटल्स नॉन मेटल्स इन सब की, उसमें 100% होगी। मैन्युफैक्चरिंग 100%। ब्रॉडकास्टिंग कैरियर कैरेज सर्विसेज, किसी ने डीटीएच नेटवर्क ये सब कुछ लगाना है, उसमें 100%। ये सब कुछ। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली है, कंस्ट्रक्शन में आप 100% लगा सकते हो। अच्छा, ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है, ये बताना जरूरी है। यहाँ लिखा ना एयरपोर्ट्स, आप ग्रीन फील्ड में भी 100% लगा सकते हो और ब्राउन फील्ड में भी। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स? सर ग्रीन फील्ड है बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट करना। ग्रीन फील्ड का मतलब है प्रोजेक्ट, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। और ब्राउन फील्ड का क्या मतलब हुआ? अपग्रेड करना सर, पहले इंस्टॉल है बस उसको अपग्रेड करना है। बिल्कुल, कोई ब्राउन फील्ड का मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट पहले ही मतलब एग्जिस्ट करता है, शायद वो प्रोजेक्ट को सरकार अपग्रेड करना चाहती है, वो कंपनी से खरीद के वो अपग्रेड करना चाहती है। तो पुराने किसी एयरपोर्ट को अगर तुम मॉडिफाई करके नया बनाना चाहते हो और फिर उसे चलाना चाहते हो, सरकार की तरफ से पूरी परमिशन है कि आप एयरपोर्ट को टेक ओवर, मतलब सरकार एआई, सरकार की कौन सी अथॉरिटी है जो एयरपोर्ट्स को संभालती है? अथॉरिटी कौन सी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। ठीक है, नाम से ही अथॉरिटी मैंने बता दिया था इंडिया की वो है, बस एयरपोर्ट जोड़ना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सारे इंडिया में एयरपोर्ट ये अथॉरिटी संभालती है। कोई भी रनवे बनाना है ये अथॉरिटी बनाती है, कोई भी टावर बनाना है ये अथॉरिटी, मतलब सारे एयरपोर्ट्स इसके अंडर है। अगर एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना होता है, उसका जो टेंडर होता है कि किसे देना है, वो भी एआई निकालता है। ठीक है, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% ये अलाउड है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन बनता है क्योंकि रेलवे को हम हमेशा सरकारी इमेजिन करते हैं, पर क्या हो सकता है कि कोई आपके जैसे, सरकार ने क्या किया हुआ है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि कोई रिपेयर सेंटर हो गए, ठीक है, कोई कई ना आजकल जो आपके इवन रेलवे स्टेशन हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो प्राइवेट कंपनी ने खरीदना चाहती है, खरीद लो, उन्हें उनकी मेंटेनेंस उनका सब कुछ प्राइवेट कंपनी के सिर पे। ठीक है, और उससे जो रेवेन्यू वसूल होगा वो भी उनका, एडवर्टाइजमेंट लगा लें, फिर प्लेटफॉर्म टिकट चार्ज करें, वो सब कुछ वो फिर प्राइवेट कंपनी। तो सरकार अपना ऐसे आजकल बर्डन कम कर रही है, तो इसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। गूगल ने आपकी जगह जगह पे वाईफाई स्टेशन लगाए थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, रेल टेल उसका नाम रखा हुआ था, रेलवे ने मिलके और गूगल ने मिलके लगाए थे। ठीक है, तो ये भी चल रहे थे आपके, तो उसे पूरी तरह गूगल और रेलवे मिलके वो कर रहे थे इसको। ठीक है, पर सर करने, हाँ जी सर जिਵੇਂ यूपीएससी ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਟ ਸੁਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ हाँ ਸਰ जी, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ यूपीएससी ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ। दोबारा बोलना। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ यूपीएससी ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ हाँ जी, ਤੇ ਉਸ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਜॉब ਚ मतलब। रेलवे भी आपकी वन ऑफ द पोस्ट है थ्रू ਹਾਂ यूपीएससी। आप ਤਾਂ ਮਤਲਬ रेलवे, ਸਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ 100% ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਸ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ जॉब लूज हो नहीं सकती नहीं है। नहीं, आपने कौन सा क्या कहते हैं यूपीएससी क्लियर करके आपने रेलवे स्टेशन में थोड़ी पोस्ट होना है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और आईआरटीसी जो रेलवे की कंपनीज हैं, आप उन्हें मैनेज करोगे। उसके, देखो गवर्नमेंट के ज्यादातर डिपार्टमेंट आजकल प्राइवेटाइज हो रहे हैं। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है कि जो रेलवे के मेन ऑफिसेज है वो प्राइवेटाइज हो गए। रेलवे अभी भी 100% प्राइवेटाइज नहीं है। ठीक है, अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो भी जाएगी, ग्रेड ए वालों को कभी खतरा नहीं है। ग्रेड ए वालों को क्यों खतरा नहीं है? तुम एडमिनिस्ट्रेशन में होगे। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, तुम्हारा काम डे टू डे चीजें मैनेज करना नहीं है, तुम्हें हटा के तुम्हें रेगुलेटर बना दिया जाएगा। अगर किसी दिन पूरी रेलवे प्राइवेटाइज होती भी है, ग्रेड ए के जितने ऑफिसर्स हैं, जैसे आरबीआई आपको ऑपरेट करते हैं, आरबीआई कोई बैंक थोड़ी चलाता है,
पर आरबीआई के एम्प्लॉयज करते क्या है, रेगुलेशन का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, उन्हें देखने का कि आपके एयरपोर्ट्स में सब, सॉरी आपके बैंक्स में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, वो आरबीआई वो काम करता है। वही फिर रेलवे की टॉप ग्रेड एम्प्लॉयज वो करने लग जाएंगे। नीचे जो क्लैरिकल है, मतलब ज्यादातर ऑब्वियसली एम्प्लॉयज प्राइवेटाइज हो जाएंगे, पर वो लोअर ग्रेड सी और डी वाले जो हैं वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे। ग्रेड बी और ए वालों को कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, सरकार उन्हें हमेशा अपने लूप होल में लेके चलती है। ठीक है, तो इसमें फार्मास्यूटिकल, देखो किसने फार्मास्यूटिकल कंपनी लगानी है, वो ग्रीन फील्ड में लगाई जा सकती है। इंश्योरेंस के किसी ने प्रोडक्ट इंडिया में बेचने हैं, वो 49% तक ऑटोमेटिक लगा सकता है। वही पेंशन के प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में बेचने हैं 49% तक। तो ये सारे आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब इंडिया में एक फैक्ट की बात, वो सबसे पहले तो जो आपकी यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इस साल नहीं क्वेश्चन आया, पर इससे पहले ये क्वेश्चन आते रहे और अगले साल हो सकता है फिर से आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता कि इस साल नहीं आया तो अगले साल नहीं आने वाला। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर होगा यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसी टैग, ये पब्लिश करता है। इसने बताया है कि इंडिया 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का 2019, तो हम 9वें नंबर पे आते हैं। दुनिया में नंबर 1 कौन है? यूएसए। यूएसए, यूएसए दुनिया में नंबर 1 है एफडीआई। यहाँ पे आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर इज इलेक्शन स्पेंडिंग लिमिट। अब इलेक्शन में स्पेंडिंग लिमिट क्या होती है? देखो, डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत ही जरूरी माने जाते हैं, पर इलेक्शन को एक फेयर प्ले बनाने के लिए इलेक्शन में खर्चा बहुत है, पर खर्चा एक हद तक होगा तो शायद आम इंसान तो खैर वो भी नहीं उठा सकता, पर अबव मिडिल क्लास जो लोग हैं शायद वो खर्चा उतना उठा पाए। ठीक है, पर एक जगह पे तुम्हें जाके लिमिट लगानी ही पड़ेगी कि इससे ज्यादा खर्चा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम लिमिट नहीं लगाओगे तो जो अल्ट्रा रिच हैं वो तो फिर रज रज के खर्चा करेंगे, जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट, जितनी मर्जी रैलीज, वो तो जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट सेट करनी जरूरी है। ये जो लिमिट है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सेट करता, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की क्या लिमिट है, तो ये पॉइंट आए तो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सेट करता। तो कहाँ पे लिखी है आपकी लिमिट्स? ये जो पोल एक्सपेंडिचर होते हैं ये आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में, ठीक है, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, और दूसरा आपके इलेक्शन कमीशन ने जो रूल्स बनाए हैं उसके अंदर। क्लियर है? तो यहाँ 2 जगह ये लगा हुआ है। हाँ जी, तो कंडक्ट ऑफ रूल्स 1961 और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इन दोनों में एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब पहले बना था, दूसरा प्रोविजन ये बाद में बना। तो इनमें डिफाइंड है कि आपका एक कैंडिडेट इलेक्शन में कितना खर्चा कर सकता है। देखो, इसमें जो लिमिट फिक्स की गई है, ये मैंने लेटेस्ट लिमिट यहीं पे लिख दी है। ये बेसिकली क्वेश्चन यही आया कि आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने रिवाइज कर दिया कि कोई कैंडिडेट कितना पैसा खर्च सकता है। तो आपके लोकसभा के इलेक्शंस में अब 77 लाख तक बंदा खर्च कर सकता है अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। दूसरा 30.8 लाख तक
तुम स्टेट्स के अंदर खर्चा कर सकते हो। पर एक फैक्ट याद रखना, जो हाँ यहाँ नहीं लिखा, एक मिनट ऊपर लिखा होगा, हाँ ये आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट पेपर में बन सकती है डिटेल्स में जो लिखी है। जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर जो सीलिंग है, ये पोल एक्सपेंडिचर की स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है। ये 30.8 लाख ये मैक्सिमम लिमिट है। पर जैसे जो आपकी छोटी स्टेट्स हैं, सिक्किम जैसी, गोवा जैसी, वहां पे इतने पैसे खर्च हो गए, ये भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी लिमिट इससे भी कम है, तो वो इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है। तो आपको ये स्टेटमेंट पेपर में बन सकती है कि पोल एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ स्टेट्स, पोल एक्सपेंडिचर लिमिट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? सही है सर। ये स्टेटमेंट सही है। पोल एक्सपेंडिचर की जो सीलिंग है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। क्लियर है ना? ये यहाँ पे लाइन देखिए तो ये सही है। क्लियर है? तो हर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में ये भी मेंशन्ड है कि हर कैंडिडेट को अपना एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखना होता है कि उसने कितना खर्चा किया, क्योंकि उससे सारा खर्चे का हिसाब मांगा जाता है। और अगर वो इस एक्सपेंडिचर से ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये 30 दिन, इलेक्शन खत्म होने के 30 दिन के बीच में इलेक्शन कमीशन को उसके बाद सबमिट करना जरूरी है कि हमने इतना खर्चा किया है और ये रहा इसका रिकॉर्ड। क्लियर है? तो ये हर एक को लिखना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब इसमें एक जो लूप होल है जिसका कैंडिडेट्स फायदा उठाते हैं, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को खर्चा करने में कोई मनाही नहीं है। ठीक है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन खत्म होने के 90 दिन बाद अपना हिसाब देना पड़ता है उस स्टेट में पैसा कितना लगा, पर कैंडिडेट के ऊपर लिमिट है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो जितना कैंडिडेट खर्च कर सकता होता है, एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जितना उनका कैंडिडेट खर्चा कर सकता है वो तो वहां से चार्ज करके दिखा देते हैं, बाकी सारा वो बिल पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे तैयार करवा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक लूप होल है जिसका फायदा उठाया जाता है। ठीक है, लूप होल्स पॉलिटिशियंस खुद अपने लिए तैयार करते हैं और वो क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट एक इंस्टीट्यूट आज आपके पेपर में दोबारा से आया हुआ है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। तो बेसिकली इसके जो फंड्स हैं वो कट किए जा रहे हैं इस साल। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट आपको पूछा जा सकता है कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट कहाँ करता है, इसमें यहाँ लिखना भूल गया, पर आपको अगर पता हो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, बहुत ही मशहूर इंस्टीट्यूट है। किसी को ऑनलाइन, किसी को पता हो? ये करता है देहरादून। लिखे हुए है सर, हाँ जी, लिखे हुए है सर, क्या चीज में से? कहाँ लिखा फर्स्ट लाइन किया सर। अच्छा, ये देहरादून बेस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर इज न्यू स्टार्ट। क्या न्यू स्टार्ट? बेसिकली एक यूएसए और रशिया की अंडरस्टैंडिंग है। देखो, कोल्ड वॉर, रशिया से पहले सोवियत यूनियन होता था, सोवियत यूनियन और यूएसए, और उसके बाद एक्चुअली रशिया ने अब वो रोल ले लिया। इन दोनों देशों की ना आपस में बहुत ज्यादा बनती नहीं है और बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं एक दूसरे को लेके। ट्रस्ट इश्यूज के कारण क्या हुआ, जो आपका कोल्ड वॉर का एरा था, जो पूरा कोल्ड वॉर का जमाना था सोवियत यूनियन और इनके बीच में, जब दोनों में टसल, कोल्ड वॉर होती है जब लड़ाई नहीं होती बट डिस्ट्रस्ट हवा में ही होता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं होता था, कब कौन क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। सर इस जैसे जमाने इंडिया और में, पाकिस्तान का चल रहा है। हाँ जी, सर अभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखो, इंडिया और पाकिस्तान ना सेम लेवल की पावर नहीं है, तो हमारे बीच में डिस्ट्रस्ट चाहे हो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम इक्वल लेवल की पावर नहीं है। अगर आज का दौर ही तुम चलते रहने दोगे ना, तो एक टाइम पे जो माना जाता है, अब आने वाले टाइम पे चाइना और यूएसए में कोल्ड वॉर होने वाला है। इन दोनों में एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता जा रहा है। ये इक्वल लेवल की पावर्स बनती जा रही है, तो इनमें डिस्ट्रस्ट इनमें बनता है। पाकिस्तान हमारे सामने एक चैलेंजिंग पावर नहीं है, चाहे इंडिया में उसे मीडिया में पॉलिटिशियन बहुत बड़ा बनाते हैं। पाकिस्तान में अब वो कैपेसिटी नहीं है जो आज से 25-30 साल पहले होती थी। तो पाकिस्तान इज नॉट अ मेजर थ्रेट फॉर इंडिया। तो एक्चुअली इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को मूव ऑन करने की जरूरत है। पाकिस्तान के नाम पे हम खुश होते रहते हैं कि पाकिस्तान इतना पिछड़ा, इतना पिछड़ा। वो तो पिछड़े हैं ही, तो उनसे थोड़ी कम्पीट करना है। चाइना हमारे लिए मेन थ्रेट है, हमें चाइना से कम्पीट करना है। पाकिस्तान तो पिछड़ गया, वो तो हार चुका है ऑलरेडी रेस में। तो न्यू स्टार्ट पॉलिसी में बेसिकली 2010 में इन्होंने ये शुरू किया था। इन दोनों ने क्या फैसला किया था, ये डिस्कस के टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ था, इन दोनों ने ना न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही ज्यादा भंडार इकट्ठा किया हुआ। दुनिया के आज भी 80 से 90% जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ये दो कंट्रीज के पास है, रशिया और यूएसए के पास। तो न्यू स्टार्ट में, स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। इसमें जो न्यूक्लियर आर्म्स है ये कम करने हैं दोनों, यूएसए और रशिया दोनों, ठीक है, और दोनों को वेरीफाई करने हैं। 2021 तक कम करने थे, ठीक है, पर दोनों में प्रॉपरली बीच में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी चीजें बिगड़ गई, तो अब वो वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये था आज का करंट अफेयर। तो ये न्यूक्लियर वेपन कम करने की किन दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है, रशिया और यूएस। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और कौन से वेपन से डील करती है, न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की बात करती है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट, सर कम कैसे करेंगे? क्या फायर ऐसे फुक्के फायर चला मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे ना। 5000 है तो उसे धीरे धीरे 4000, 3000, 2000, मतलब सिर्फ जितना रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। 5000 न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत ही बड़ा स्टॉक पाइल है, ठीक है। तो हम इसे कम करके, जैसे इंडिया के पास भी है, चलो हमने पर सिर्फ 150 रखे हुए हैं, ठीक है। 150 हमारे पास है, ऑलमोस्ट 200 पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास तो है ही वो, और चाइना के पास भी ऑलमोस्ट 200-250। तो ये लिमिटेड नंबर होता है। 5000 का मतलब तो ये कि तुम दुनिया ही खत्म कर देना चाहते हो, तो ये तो पागलपंती हुई ना, और उन्हें मेंटेन करने पे अलग खर्चा आता है। तो जितना कम करोगे, तुम्हारे जो डेफिसिट है, रशिया और यूएसए पे डेफिसिट भी तो बहुत ज्यादा, वो भी कम होगा। क्लियर है? तो अब कोई डाउट किसी करंट अफेयर में? सर डिसमेटल करते हैं इनको? हाँ जी, डिसमेंटल करते हैं, खत्म कर देते हैं। सर दूसरी कंपनी को सेल कर दें, हाँ जी, दूसरी कंपनी को सेल कर दें सर। नहीं नहीं, किसी को सेल कुछ नहीं करते। सेल तो वैसे भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कर सकते, वो आपकी एनपीटी ट्रीटी है, वो बैन लगाती है। आप न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी किसी को बेच नहीं सकते। ये दोनों कंट्रीज उसकी सिग्नेटरी हैं, तो वो तो वैसे भी नहीं ये कर सकते। सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो वाली दी जा सकती है जो पीसफुल यूज के लिए, वो बिजली बनाने वाली है, और कोई टेक्नोलॉजी नहीं बेची जा सकती। हाँ जी, मिट्टी में दबाते हैं, मतलब सारी मिसाइल डिसमेंटल कर देते हैं, मेटल ही है वो, और उसके बीच में जो बॉम्ब, जो, हाँ, जो फ्यूल है उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में उसे प्रोलिफरेट करके उसे दूसरा फ्यूल बना देते हैं, ठीक है। तो मिसाइल के फॉर्म में उसे खत्म कर देते हैं। तो कोई और डाउट? सर वो जो टेबल था उसके अंदर था एक, क्या चीज? वो जो टेबल था उसके अंदर था वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वाला ना, उसमें वहां लिखा होता है ग्रीन फील्ड का है सिर्फ, तो उसमें जो मतलब जो पुराने हैं उनको नहीं कर सकते हम अपग्रेड? नहीं नहीं, फार्मास्यूटिकल्स ऑटोमेटिक रूट नहीं है पुरानों में,
ये सिर्फ ऑटोमेटिक का टेबल है, ऑटोमेटिक का है। अगर पुरानों में करने वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाएगा, ठीक है। अगर पुराने फार्मास्यूटिकल्स में करना है तो वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।